हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप में से जो भी स्टूडेंट सेमेस्टर 1 25-29 सेशन के दौरान पॉल्यूशन कंट्रोल एंड वेस्ट मैनेजमेंट के एमडीसी पेपर का एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज मैं प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। तो जो भी स्टूडेंट्स एमडीसी पेपर में इस पेपर का एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो बने रहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको इस पेपर का सिलेबस जानना होगा कि सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, कौन कौन से यूनिट से एग्जाम होने वाला है। तो सिलेबस का मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूँ। आप चाहो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक में टैप करके सिलेबस चेक कर सकते हो। तो हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पेपर की तरफ। इस पेपर में मैंने आपके लिए दो तरह के क्वेश्चन सेट किए हैं, एक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो पहले हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जो आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से, प्रदूषण एवं पर्यावरण का परिचय। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रदूषण क्या है? तो प्रदूषण क्या है? पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों के प्रवेश को प्रदूषण कहते हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्या है हमारे पास, पर्यावरण के तीन मुख्य घटक कौन से हैं? वायु, जल और मृदा, ये तीन होगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा, प्रदूषण किसे कहते हैं? जो पदार्थ पर्यावरण को हानि पहुंचाए उसे प्रदूषक कहते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, दो प्रकार के प्रदूषण लिखिए, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण। आप चाहो तो मृदा प्रदूषण भी लिख सकते हो। अगला प्रश्न आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, पर्यावरणीय अवनयन क्या है? मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण की गुणवत्ता में गिरावट का पर्यावरणीय अवनय कहलाता है। कि मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण की जो गुणवत्ता में गिरावट आती है, उसको पर्यावरणीय अवनयन कहते हैं, याद रखिएगा। अब यूनिट 2 में हमारा क्या दिया गया, प्राकृतिक स्रोतों का प्रदूषण एवं निवारण रणनीतियाँ। इसमें से भी मैंने 5 क्वेश्चन सेट किए हैं, जो आपको चेक करना है। पहला प्रश्न क्या है, प्राथमिक प्रदूषक क्या है? जो प्रदूषक सीधे स्रोत से निकलते हैं उसे प्राथमिक प्रदूषक कहते हैं। तो पहला आंसर यही होगा हमारा। अगला प्रश्न, यूट्रोफिकेशन क्या है? जल में पोषक तत्वों की अत्यधिक वृद्धि से शैवाल की अधिकता को हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं। अगला प्रश्न, दो वायु प्रदूषण नियंत्रण यंत्र लिखिए। तो साइक्लोन विभाजक और विद्युत स्थैतिक अवक्षेपक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, तृतीयक जल शोधन क्या है? तो जल से सूक्ष्म अशुद्धियों को हटाने की उन्नत प्रक्रिया को हम तृतीयक जल शोधन कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, जैव अपघटनीय अपशिष्ट क्या है? जो सूक्ष्म जीव द्वारा विघटित हो सके उसे जैव अपघटनीय अपशिष्ट कहते हैं। तो यूनिट 2 आपका कंप्लीट हो गया। यूनिट 2 के बाद हमारा क्या आता है, यूनिट 3। यूनिट 3 में हमारा क्या है, उभरती अपशिष्ट प्रबंधन रणनीतियाँ एवं रणनीतियाँ। इनमें से भी 5 क्वेश्चन मैंने सेट किए हैं। पहला क्वेश्चन, ई अपशिष्ट क्या है? त्यागे गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का कचरा, पहला का आंसर। दूसरा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सूक्ष्म प्लास्टिक क्या है? 5 मिलीमीटर से छोटे प्लास्टिक कण को हम सूक्ष्म प्लास्टिक कहते हैं। जैव उपचार क्या है? सूक्ष्म जीवों द्वारा प्रदूषकों का विघटन को हम जैव उपचार कहते हैं। SDG का पूर्ण रूप क्या है? सतत विकास लक्ष्य, याद रखिएगा, आपके क्वेश्चन में आ सकता है। 3R सिद्धांत क्या है? जैसे हम बोलते हैं रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, हिंदी में घटाओ, पुनः प्रयोग करो, पुनर्चक्रण करो, ये भी याद रखिएगा। हाँ, तो यह हो गया आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो आपका एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का ऐसा ही आंसर लिखना है आपको। आप में से काफी स्टूडेंट यह भी सोच रहे होंगे कि सर आप हिंदी मीडियम में करवा रहे हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम में भी अगला वीडियो आ जाएगा, आप उसमें चेक कर लीजिएगा। फिलहाल हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ही इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, मतलब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए। इसका यूनिट 1 में क्या है, आपको बता दूं कि प्रत्येक यूनिट से मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दो दो क्वेश्चन लिए हैं, वो भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है, वो आ भी सकता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का प्रैक्टिस करने से पहले आप ये जान लीजिए कि आप सभी के जो क्वेश्चन जिसमें इंपॉर्टेंट है, उन सभी के उत्तर को मैं अच्छी तरीके से पढ़ के आपको समझाऊंगा, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके और एग्जाम में आप अच्छी तरीके से लिख सको। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्या लिखा है, प्रदूषण की परिभाषा दीजिए तथा उसके प्रकार, स्रोत एवं वायु, जल तथा मृदा पर प्रभाव का विस्तार से वर्णन कीजिए कि क्या होगा। तो हम पहले जानते क्या लिखा हुआ है हमारा, प्रदूषण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण में भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक तत्वों की मात्रा असामान्य रूप से बढ़ जाती है, जिससे पर्यावरण की गुणवत्ता में गिरावट आती है तथा जीवधारियों की स्वास्थ्य और पारिस्थितिक संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जब पर्यावरण के घटक अपनी स्वाभाविक शुद्धता खो देते हैं,
तब उसे प्रदूषण कहा जाता है। इसका मतलब यह होता है कि प्रदूषण कौन सी प्रक्रिया है जिसके कारण प्राकृतिक जो पर्यावरण है हमारा, उसका भौतिक, रासायनिक और जैविक तत्व की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है अचानक, और उससे क्या होगा, पर्यावरण की जो गुणवत्ता होती है, जो अच्छे गुण होते हैं, उनमें गिरावट आने लगती है और सभी के स्वास्थ्य उस पर असर पड़ता है। साथ में जो पारिस्थितिक संतुलन होता है उस पर असर पड़ता है, और इससे क्या होता है, पर्यावरण जो अपनी शुद्धता, जो शुद्ध हवा होता है, शुद्ध मिट्टी होती है, वो अपना शुद्धता खोने लगती है। उसे हम प्रदूषण कहते हैं। तो सब पैराग्राफ हमारा क्या लिखा गया है? प्रदूषण के प्रमुख प्रकार हैं: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, तापीय प्रदूषण और रेडियोधर्मी प्रदूषण। इनमें वायु, जल और मृदा प्रदूषण सबसे महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं? वायु प्रदूषण होते हैं, जल प्रदूषण जो पानी के द्वारा होता है, मृदा प्रदूषण जो मिट्टी में होता है, ध्वनि प्रदूषण जो नॉइज पॉल्यूशन इसको बोलते हैं, साउंड से, तापीय प्रदूषण जो गर्मी बढ़ती, ग्लोबल वार्मिंग, साथ में रेडियोधर्मी प्रदूषण होता है। और इसमें सबसे मेन है क्या? वायु, जल और मृदा प्रदूषण। अब हम एक एक करके जानते हैं कि हमारा क्या लिखा गया है। पहले हम जानेंगे वायु प्रदूषण मुख्यतः वाहनों, उद्योगों, ताप विद्युत संयंत्रों तथा जीवाश्म ईंधनों के दहन से उत्पन्न होता है। इसके प्रमुख प्रदूषक कार्बन मोनोक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा कणीय पदार्थ हैं। वायु प्रदूषण से दमा, ब्रोंकाइटिस, फेफड़ों का कैंसर, अम्ल वर्षा तथा वैश्विक उष्मीकरण जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। इसका मतलब है कि वायु प्रदूषण कैसे होता है? वाहनों, मतलब जितनी गाड़ियां चलती है, उद्योग जिससे चिमनी से धुआं निकलता है, ताप विद्युत संयंत्र, मतलब विद्युत जो इलेक्ट्रिकल जो होते हैं एक्सेसरीज, उनको जलाने से जो होता है, प्लस जीवाश्म ईंधन, ईंधन के जलने से जैसे पेट्रोल डीजल वो सब जलता है, उससे निकलता है। और इसका कौन कौन से गैस निकलते हैं? कार्बन मोनोक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऐसे खतरनाक गैसेज से निकलते हैं। और इससे वायु प्रदूषण से काफ़ी बीमारियां भी होती है, जैसे दमा, ब्रोंकाइटिस, फेफड़ों का कैंसर, अम्ल वर्षा, वैश्विक उष्मीकरण जैसी खतरनाक समस्याएं भी होती रहती है। अगला पैराग्राफ में हमारा क्या दिया गया? जल प्रदूषण घरेलू मल जल, औद्योगिक अपशिष्ट तथा कृषि अपवाह के कारण होता है। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक जल स्रोतों से मिलकर जल की गुणवत्ता को घटाते हैं। इससे जल जनित रोग फैलते हैं तथा जलीय जीवों का जीवन संकट में पड़ जाता है। अब हम बात करते हैं कि जल प्रदूषण कैसे होता है। जल प्रदूषण होता है घर के अंदर से जो नाले निकलते हैं, साथ में औद्योगिक से जो अपशिष्ट कचरा निकलता है, और कृषि में जो अफवाह के कारण होता है, जैसे कि रासायनिक उर्वरक, जो केमिकल वाले फर्टिलाइजर्स होते हैं, साथ में कीटनाशक जो दवाइयाँ होती है, उससे जल मिलकर क्या होता है, जल की गुणवत्ता खत्म हो जाती है। और इससे जल से फैलने वाले रोग भी ज़्यादातर फैलने लगते हैं। और ऐसे बोल सकते हैं कि जल जीवन, और जो जीवन है सब लोगों का, वो भी संकट में पड़ जाता है। अगर वो आप गंदा पानी पियोगे तो क्या होगा? तबीयत तो खराब होगी। वैसी बात हो रही है। अगला हमारा पैराग्राफ क्या है? मृदा प्रदूषण रासायनिक उर्वरक को कीटनाशकों तथा ठोस अपशिष्ट के कारण होता है। इससे भूमि की उर्वरता कम होती है तथा खाद्य श्रृंखला में विषैल तत्व प्रवेश कर जाते हैं। प्रदूषक को प्राथमिक एवं द्वितीयक वर्गों में विभाजित किया जाता है। प्रदूषण पर्यावरणीय असंतुलन उत्पन्न करता है, अतः इसके नियंत्रण हेतु सतत विकास, स्वच्छ ऊर्जा तथा पर्यावरण संरक्षण आवश्यक है। इसका मतलब क्या है कि मृदा प्रदूषण कैसे फैलता है? तो रासायनिक उर्वरक, जो मैंने कहा, खाद जो रसायन वाले डाले जाते हैं, कीटनाशक दवाइयाँ डाली जाती है, और ठोस कुछ कचरा उससे होता है। वो अगर वो जमीन में रह जाता है तो जमीन की उर्वरता क्या होगी? वो कम हो जाती है। और ऐसे बोल सकते हैं कि खाद्य पदार्थ वहाँ जो आपस में खेती की जाती है, उसमें भी कीटनाशक या फिर विषैले तत्व प्रवेश कर जाते हैं, जिसके कारण क्या होगा? बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। और ऐसा बोल सकते हैं कि प्रदूषक को दो भाग में बांट दिया गया है, एक प्राथमिक प्रदूषक और एक द्वितीयक प्रदूषण में। और प्रदूषण क्या होता है? प्रदूषण पर्यावरण असंतुलन असंतुलन को उत्पन्न करता है, मतलब पर्यावरण जो क्या करता है, पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ देता है, ऐसा बोल सकते हैं। इसको नियंत्रण करने में क्या करना चाहिए? सतत विकास का आइडिया बनाना चाहिए, साथ में स्वच्छ ऊर्जा के लिए नए नए प्लान्स बनाना चाहिए, और पर्यावरण संरक्षण का प्रण लेकर उसे पर्यावरण के संरक्षित करना चाहिए। तो ये हो गया आपका पहला नंबर का आंसर। अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका? शहरीकरण, औद्योगिकरण तथा कृषि गतिविधियों के कारण पर्यावरणीय अवनयन का विस्तृत वर्णन कीजिए। इसके आंसर में क्या लिखा है? पर्यावरणीय अवनयन का अर्थ है प्राकृतिक संसाधनों का क्षय तथा पर्यावरण की गुणवत्ता में गिरावट। आधुनिक युग में तीव्र शहरीकरण, औद्योगिकरण और कृषि विस्तार इसके प्रमुख कारण है। शहरीकरण के कारण जनसंख्या शहरों की ओर बढ़ती है। आवास निर्माण, सड़क निर्माण और आधारभूत संरचनाओं के विकास हेतु वनों की कटाई होती है। इससे जैव विविधता की कमी आती है। वाहनों की वृद्धि से वायु एवं ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है। कचरे और सीवेज का अनुचित निपटान जल प्रदूषण का कारण बनता है। इसका मतलब क्या है कि पर्यावरण अवनयन का अर्थ क्या होता है? कि प्राकृतिक संसाधन का खत्म हो जाना या फिर खत्म होने की कगार पर पहुंचना।
पर्यावरण की गुणवत्ता में गिरावट होना। ये कैसे हो रहा है? आजकल आधुनिक युग में तीव्र शहरीकरण हो रहा है, औद्योगिकीकरण हो रहा है, साथ में कृषि विस्तार के कारण इसका मुख्य कारण है। जैसे शहरीकरण के कारण क्या होता है? जो अधिक जनसंख्या होती है वो शहरों की ओर बढ़ती है, आवास निर्माण, घर बनाना पड़ता है, सड़क निर्माण होती है, आधारभूत जो संरचना होती है उसको बनाना पड़ता है, नई नई फैक्ट्री, नई नई इंडस्ट्री, जिसके कारण क्या होगा? जंगल की कटाई होती है, इससे जैव विविधता में कमी आती है। वाहनों की वृद्धि से वायु और ध्वनि प्रदूषण होता है, और कचरे और सीवेज का सही तरीके से निपटारा ना करने की वजह से यह जल प्रदूषण का भी कारण बनता है। आगे और क्या लिखा गया? औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप कारखानों से निकलने वाली विषैली गैसेस वायु को प्रदूषित करती है। औद्योगिक अपशिष्ट नदियों से मिलकर जल प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। खनन गतिविधियां भूमि क्षरण का कारण बनती है। औद्योगिक दुर्घटनाएं दीर्घकालिक पर्यावरणीय हानि पहुंचा सकती है। कृषि गतिविधियां भी पर्यावरणीय अवनयन में योगदान देती है। रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग मृदा एवं भूजल को प्रदूषित करता है। सिंचाई की अनुचित व्यवस्था को यवनता को जल भराव की समस्या उत्पन्न होती है। इन सभी कारणों से जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधन का क्षय होता है। अतः संतुलित विकास एवं पर्यावरण संरक्षण आवश्यक है। इसका मतलब है कि औद्योगिकरण के कारण क्या होता है? कारखानों से जो विषैली गैसेस निकलती है वो वायु को प्रदूषित करती है। औद्योगिक से जो अपशिष्ट जो कचरे निकलते हैं और नदियों में जाते हैं, उनसे जल प्रदूषण होता है। साथ में खनन गतिविधियां, मतलब जो माइनिंग होती है, उससे क्या होता है? भूमि एक तरह से खत्म हो जाती है, और साथ में वहाँ पर कोई खेती जगह नहीं बचती है, खेती करने के लिए कोई कारण नहीं है। साथ में और क्या दिया गया है कि ये सब जो दुर्घटनाएं होती है औद्योगिक वाला इंडस्ट्री में, मान लो कोई ब्लास्ट हो गया या फिर कुछ कारण से, तो वो पर्यावरण को हानि पहुंचा सकती है। एक होता है कृषि गतिविधियां भी, जैसे कि रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक दवाई, जो मृदा और भूजल का प्रदूषित करता है। सिंचाई की अनुचित व्यवस्था, मतलब सिंचाई अगर सही तरीके से ना की जाए तो आपका लवणता फैलता है और जल भराव का समस्या भी बढ़ सकता है। इन सब कारण से जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों का क्षय हो रहा है, मतलब खत्म हो रहा है। हमें क्या जरूरी है? संतुलित विकास एवं पर्यावरण संरक्षण सबसे आवश्यक है इन सभी से लड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? यूनिट 2 से वायु प्रदूषण के स्रोत, प्रभाव तथा नियंत्रण उपकरणों का विस्तृत वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या लिख सकते हैं? वायु प्रदूषण वह व्यवस्था है जब वायुमंडल में हानिकारक गैसों, धूल कणों तथा विषैले पदार्थों की मात्रा सामान्य सीमा से अधिक हो जाती है और वन, मानव, पशु पक्षी, वनस्पति तथा पर्यावरण के लिए हानिकारक बन जाती है। आधुनिक युग में वायु प्रदूषण एवं गंभीर वैश्विक समस्या बन चुका है। वायु प्रदूषण के स्रोत प्राकृतिक एवं मानव जनित दोनों प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक स्रोतों में ज्वालामुखी विस्फोट, धूल भरी आंधियां, वनाग्नि तथा समुद्री लवण कण शामिल है। यद्यपि ये प्राकृतिक प्रक्रिया है, फिर भी इन्हें वायु की गुणवत्ता प्रभावित होती है। मानव जनित स्रोत वायु प्रदूषण के मुख्य कारण हैं। इनमें मोटर वाहन, औद्योगिक इकाइयां, ताप विद्युत संयंत्र, ईंधन का दहन, निर्माण कार्य तथा कचरे का जलाना प्रमुख है। इनमें कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सीसा तथा सूक्ष्म कर्णीय पदार्थ वायुमंडल में उत्सर्जित होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि वायु प्रदूषण क्या होता है? एक ऐसी व्यवस्था जहां पर वायुमंडल में हानिकारक गैस, धूल कण या विषैली पदार्थ जब हवा में अधिक मात्रा में हो जाती है, तो मानव हो, पशु पक्षी हो, वनस्पति हो या पर्यावरण हो, सबके लिए हानिकारक बन जाती है। और आधुनिक युग में वायु प्रदूषण एक गैर वैश्विक समस्या बन चुकी है। कैसे? वायु प्रदूषण देखिए दो तरीके से फैल सकता है, प्राकृतिक और मानव जनित। प्राकृतिक तरीके से कैसे? ज्वालामुखी विस्फोट से, धूल भरी आंधियां से, वन अग्नि से, समुद्री लवण से। और ऐसा बोल सकते हैं ये मानव जनित है। कैसे? मोटर वाहन जो चलती है उनके गैसेस, औद्योगिक इकाइयाँ, ताप विद्युत संयंत्र जो होता है, ईंधन का जो जलन होता है, निर्माण कार्य में, साथ में कचरे का जो जलाना होता है उससे जो गैसेस निकलते हैं, कौन कौन सी? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सीसा तथा सूक्ष्म, ऐसे जो होते हैं वायुमंडल को उत्सर्जित कर देते हैं, खराब कर देते हैं। अगला और क्या लिखा हुआ है हमारा? वायु प्रदूषकों को प्राथमिक और द्वितीयक प्रदूषक में विभाजित किया जाता है। प्राथमिक प्रदूषक सीधे स्रोत से निकलते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। द्वितीयक प्रदूषक वायुमंडल में रासायनिक अभिक्रियाओं से बनते हैं, जैसे ओजोन तथा प्रकाश रासायनिक धूल। वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव अत्यंत व्यापक है। यह मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। दमा, ब्रोंकाइटिस, फेफड़ों का कैंसर, हृदय रोग तथा आंखों में जलन जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। बच्चों और वृद्ध व्यक्तियों पर इसका प्रभाव अधिक पड़ता है। इससे अतिरिक्त वायु प्रदूषण में अम्ल वर्षा होती है, जिससे मृदा की उर्वरता घटती है और ऐतिहासिक स्मारकों को क्षति पहुंचती है। ग्रीन हाउस
गैसेस की वृद्धि में वैश्विक उष्मीकरण और जलवायु परिवर्तन की समस्या उत्पन्न होती है। फसलों की उत्पादक भी प्रभावित होती है। इसका मतलब क्या होता है? वायु प्रदूषकों को दो भाग में विभाजित किया गया, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक प्रदूषण क्या होता है? जो सीधे स्रोत से निकलते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। अद्वितीयक प्रदूषक वायुमंडल में रासायनिक अभिक्रियाओं से बनते हैं, जैसे कि ओजोन, प्रकाश, रासायनिक धुंध। और वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव अत्यंत व्यापक होते हैं। कैसे? यह मानव स्वास्थ्य पर अत्यधिक प्रभाव डालता है, जैसे दमा, ब्रोंकाइटिस, फेफड़ों को कैंसर, हृदय रोग, आंखों में जलन जैसी समस्याएं होती है। खासकर बच्चों और वृद्ध व्यक्तियों को भी इसका अधिक प्रभाव सहना पड़ता है। साथ में यह वायु प्रदूषण अम्ल वर्षा भी होती है, जिससे क्या होता है? मिट्टी की जो उर्वरता होती है वो घट जाती है। साथ में जो ऐतिहासिक इमारत होती है उनका भी क्षति पहुंचता है, जैसे ग्रीन हाउस गैसेस, जिससे क्या होगा? वर्ल्ड लेवल में वैश्विक उष्मीकरण हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है और फसलों की उत्पादकता भी प्रभावित होती है। और क्या लिखा है इसमें? वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु विभिन्न तकनीकी उपकरणों का उपयोग किया जाता है। साइक्लोन विभाजक बड़े कणों को अलग करता है। स्क्रबर गैसीय प्रदूषकों को द्रव माध्यम से हटाता है। विद्युत स्थैतिक अपेक्षेपक सूक्ष्म कणों को विद्युत आवेश की सहायता से एकत्रित करता है। बैक फिल्टर कणीय पदार्थों को रोकता है। इसके अतिरिक्त स्वच्छ ईंधन का उपयोग सार्वजनिक परिवहन को बढ़ाता है। वृक्षारोपण तथा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग भी प्रभावी उपाय है। अतः वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए तकनीकी उपायों के साथ साथ जागरूकता और कठोर कानूनों का पालन आवश्यक है। इसका मतलब क्या है? वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए तकनीकी उपकरणों का भी उपयोग करना, जैसे कि साइक्लोन विभाजक जो बड़े कणों को अलग करता है, इसके अलावा जो गैस से प्रदूषक को द्रव माध्यम से हटाता है, विद्युत स्टैटिक अवक्षेपक जो सूक्ष्म कणों को हटाने में मदद करता है, बैक फिल्टर कणीय पदार्थों को रोकता है। इसके अतिरिक्त स्वच्छ ईंधन का उपयोग, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना, वृक्षारोपण और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना, ये सब हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अतः वायु प्रदूषण की समस्या को निपटने के लिए तकनीकी उपाय और साथ साथ में जागरूकता और कठोर कानून का भी पालन आवश्यक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया? अपशिष्ट जल शोधन की प्रक्रियाओं तथा यूट्रोफिकेशन का विस्तृत वर्णन कीजिए। क्या लिखा है? अपशिष्ट जल वह जल है जो घरेलू, औद्योगिक तथा कृषि गतिविधियों के पश्चात अशुद्ध हो जाता है। इसमें कार्बनिक पदार्थ, रोगजनक सूक्ष्म जीव, रासायनिक तत्व, भारी धातुएं तथा पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। यदि इसे बिना उपचार के जल स्रोतों में छोड़ दिया जाए तो वह गंभीर जल प्रदूषण का कारण बनता है। अपशिष्ट जल शोधन की प्रक्रिया सामान्यतः 3 मुख्य चरणों में की जाती है: प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपचार। प्राथमिक उपचार में भौतिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। इसमें छन्नों द्वारा बड़े ठोस पदार्थों को हटाया जाता है तथा अवसादन टैंक में भरी भारी कणों को नीचे बैठा दिया जाता है। इस प्रक्रिया से जल में उपस्थित निलंबित ठोस पदार्थों की मात्रा कम हो जाती है। द्वितीयक उपचार जैविक प्रक्रिया है। इसमें जो सूक्ष्म जीवों की सहायता से कार्बनिक पदार्थों का अपघटन कराया जाता है। एरेशन टैंक में वायु प्रभावित की जाती है, जिससे जीवाणु सक्रिय होकर कार्बन पदार्थों को विघटित करते हैं। इससे जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग में कमी आती है और जल की गुणवत्ता सुधरती है। तृतीयक उपचार उन्नत प्रक्रिया है जिसमें शेष पोषक तत्वों, रोगजनकों तथा रासायनिक अशुद्धियों को हटाया जाता है। इसमें निस्पंदन, क्लोरीनीकरण तथा रासायनिक उपचार सम्मिलित होते हैं। इस स्तर पर जल को पुनः उपयोग योग्य बनाया जा सकता है। इसका मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग से समझिए। अपशिष्ट जल वह जल है जो घरेलू, औद्योगिक, कृषि गतिविधि के पश्चात अशुद्ध हो जाता है, जैसे कि कार्बनिक पदार्थ, रोगजनक सूक्ष्म जीव, रासायनिक तत्व और भारी भारी धातुएं और पोषक जो होते हैं उसमें उपस्थित होते हैं। यदि इसको बिना उपचार के जल स्रोत में छोड़ दिया जाएगा तो ये काफी हानिकारक जल प्रदूषण बन जाता है। जैसे कि अपशिष्ट जल 3 तरीका से मुख्य चरण में किया जाता है। कौन सा? एक प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपचार के तहत। प्राथमिक उपचार क्या होता है? इसमें भौतिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। इसमें छन्नों द्वारा बड़े ठोस पदार्थ को हटा दिया जाता है और अवसादन टैंक में इसको नीचे बैठा दिया जाता है ताकि जल में उपस्थित जो निलंबित ठोस है उसको मात्रा कम कर सके। और द्वितीयक उपचार जैसे कि इसमें सूक्ष्म जीव की सहायता से कार्बनिक पदार्थ का अपघटन कराया जाता है और एरेशन टैंक में वायु प्रवाहित की जाती है, जिससे जीवाणु सक्रिय होकर कार्बनिक पदार्थ को विघटित करते हैं और इससे रासायनिक ऑक्सीजन जो मांग की होती है कमी हो जाती है और जल की गुणवत्ता में सुधार होता है। तृतीयक उपचार क्या है? उन्नत प्रक्रिया जो शेष पोषक तत्वों, रोगजनक और रासायनिक अशुद्धियों को हटाता है। इससे निस्पंदन, क्लोरीनीकरण या फिर रासायनिक उपचार सम्मिलित होता है और इस स्तर पर जल को हम पुनः प्रयोग कर सकते हैं।
अपने कामों में। और क्या दिया गया, यूट्रोफिकेशन जलाशयों में नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों की अत्यधिक वृद्धि के कारण होता है। यह स्थिति प्रायः कृषि अफवाह और घरेलू सीवेज के कारण उत्पन्न होती है। पोषक तत्वों की अधिकता से शैवाल की तीव्र वृद्धि होती है, जिसे शैवाल प्रस्फुटन कहा जाता है। शैवाल सूर्य के प्रकाश को रोकते हैं और जब वे मरते हैं तो उनका अपघटन जल में घुली ऑक्सीजन को कम कर देता है। परिणाम स्वरूप मछलियां और अन्य जल जीव मरने लगते हैं। यूट्रोफिकेशन के नियंत्रण हेतु उर्वरकों का सीमित उपयोग, अपशिष्ट जल का उचित उपचार, जैविक खेती को बढ़ावा तथा जलाशय के संरक्षण की आवश्यकता है। अतः अपशिष्ट जल शोधन एवं यूट्रोफिकेशन नियंत्रण जल संसाधनों के संरक्षण और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसका मतलब क्या है कि यूट्रोफिकेशन किसे कहते हैं, जब जलाशय में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं। इससे क्या होगा, इससे कैसे होता है, कृषि अफवाह से या फिर घरेलू सीवेज से जो पानी निकलता है उससे यह यूट्रोफिकेशन हो जाता है। पोषक तत्व में क्या होता है, अधिकता से शैवाल तीव्र बढ़ने लगता है, जो क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को रोकता है और सूर्य की रोशनी को आने से रोककर उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होने देता है। इससे क्या होगा, परिणाम स्वरूप मछलियां और अन्य जल जीव जो होते हैं उसके अंदर मरने लगते हैं। यूट्रोफिकेशन को सीमित करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा जो उर्वरक होता है उसको लिमिट में यूज करें, अपशिष्ट जल का उचित उपचार करें और जैविक खेती को बढ़ावा दें और जलाशय को संरक्षण करें, ताकि हमारे जितने भी जलीय जीव है वो सुरक्षित रह सके। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमें, ई अपशिष्ट तथा प्लास्टिक अपशिष्ट की समस्या का वर्णन कीजिए तथा उनके प्रबंधनों की रणनीतियां को स्पष्ट कीजिए। तो पहला हम समझते हैं, आधुनिक युग में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास के कारण इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों तथा प्लास्टिक उत्पादों का प्रयोग अत्यधिक बढ़ गया है। इसके परिणाम स्वरूप ई अपशिष्ट तथा प्लास्टिक अपशिष्ट की समस्या गंभीर रूप से धारण कर चुकी है। ई अपशिष्ट से अभिप्राय उन त्यागे गए या अनुपयोगी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से है, जैसे कंप्यूटर, मोबाइल फोन, टेलीविजन, प्रिंटर, बैटरी आदि। इन उपकरणों में सीसा, पारा, कैडमियम, क्रोमियम तथा अन्य विषैले रासायनिक तत्व पाए जाते हैं। जब इनका उचित निपटाना नहीं किया जाता है तो ये तत्व मृदा और जल में मिलकर प्रदूषण फैलाते हैं। इसके कारण मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जैसे तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार, श्वसन रोग तथा कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां। इसका मतलब क्या है कि आधुनिक युग में, मतलब आजकल के समय में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास के कारण जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, प्लास्टिक उत्पाद है, वो अत्यधिक बढ़ चुका है यूज उसका। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, ई अपशिष्ट और प्लास्टिक अपशिष्ट के रूप में एक गंभीर समस्या बन चुका है। ई अपशिष्ट किसको कहते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, जैसे कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, टेलीविजन हो गया, प्रिंटर, बैटरिया, इनका उपकरण जब शीशा होता है, इसके अंदर पारा होता है, कैडमियम होता है, क्रोमियम होता है और बहुत सारा विषैला रासायनिक तत्व होता है। अगर इसका निपटारा नहीं किया जाता तो ये कहाँ जाते हैं, जमीन पर फेंके रहते हैं, कचड़े में, मिट्टी में जाते हैं या फिर पानी में फेंक दिया जाता है। और उससे क्या होगा, मानव स्वास्थ्य पर काफी असर पड़ता है और उनकी तंत्रिका तंत्र संबंधी में श्वसन रोग, कैंसर जैसी बीमारियां होने लगती हैं। ये तो यही अपशिष्ट की बात। अब बात करेंगे प्लास्टिक अपशिष्ट क्या होता है। प्लास्टिक अपशिष्ट एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है। प्लास्टिक एक अवघटनीय पदार्थ है जो प्राकृतिक रूप से आसानी से नष्ट नहीं होता। एकल उपयोग प्लास्टिक जैसे पॉलिथीन बैग, बोतलें, पैकेजिंग सामग्री आदि भूमि और जल स्रोतों को प्रदूषित करते हैं। समुद्रों में पहुंचकर प्लास्टिक कचरा जलीय जीवों के लिए घातक सिद्ध होता है। सूक्ष्म प्लास्टिक छोटे छोटे कणों के रूप में खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। प्रबंधन की रणनीतियाँ, ई अपशिष्ट के प्रबंधन हेतु पृथक्करण, सुरक्षित संग्रहण तथा अधिकृत पुनर्चक्रण इकाइयों में प्रसंस्करण आवश्यक है। विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व की नीति के अंतर्गत उत्पादकों को अपने उत्पादन के निपटारा की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। जन जागरूकता अभियान भी अत्यंत आवश्यक है। प्लास्टिक अपशिष्ट नियंत्रण के लिए 3R सिद्धांत, जैसे घटाना, पुनःउपयोग करना, पुनर्चक्रण करना का पालन करना चाहिए। एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध तथा जैव विघटनीय विकल्पों को बढ़ावा देना चाहिए। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों को कठोरता से पालन भी करना चाहिए। अतः ई अपशिष्ट और प्लास्टिक अपशिष्ट का वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित प्रबंधन पर्यावरण संरक्षण के लिए अनिवार्य है। इसका मतलब क्या होता है, प्लास्टिक अपशिष्ट को पहले समझते हैं। प्लास्टिक अपशिष्ट क्या होता है, एक गंभीर पर्यावरण समस्या है। जो कैसे होता है, सिर्फ प्लास्टिक का यूज करना, जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन बैग, बोतल, पैकेजिंग सामग्री के लिए, जो क्या करता है, भूमि और जल स्रोत को प्रदूषित करता है। जैसे कचरा, प्लास्टिक क्या होता है, वो नष्ट होने वाली चीज तो है नहीं, आप सभी जानते हैं। और उसके छोटे छोटे कण जब खानों में मिल जाते हैं तो वो मानव स्वास्थ्य को खराब भी कर देते हैं। इसको रोकने का तरीका, इसका पहला तरीका है 3R, मतलब पहले घटाओ, फिर पुनः उपयोग करो या पुनर्चक्रण करो। और दूसरा, इसका क्या है, अभियान चलाना चाहिए, जन जागरूकता अभियान के प्लास्टिक को कम यूज करिए
उसकी जगह पेपर से यूज़ कीजिए, जो ओरिजिनल जो नेचुरल चीज़ है उनको यूज़ कीजिए, और प्लास्टिक को कम यूज़ कीजिए। इसके लिए हमें ई अपशिष्ट और प्लास्टिक अपशिष्ट के वैज्ञानिक और व्यवस्थित प्रबंधन पर्यावरण संरक्षण के लिए अनिवार्य रूप से हमें जागरूकता फैलानी चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला और लास्ट क्वेश्चन, जैव उपचार, पादप उपचार तथा अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित प्रमुख पर्यावरणीय कारणों की व्याख्या कीजिए। क्या लिखा है? पर्यावरण प्रदूषण की समस्या के समाधान हेतु आधुनिक विज्ञान ने कई प्रभावी तकनीकों का विकास किया है, जिनमें जैव उपचार तथा पादप उपचार प्रमुख है। इसके अतिरिक्त पर्यावरण संरक्षण के लिए विभिन्न कानून भी बनाए गए हैं। जैव उपचार एक ऐसी वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु, कवक आदि का उपयोग करके प्रदूषण को कम हानिकारक पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। यह तकनीक विशेष रूप से मृदा और जल प्रदूषण के नियंत्रण में उपयोगी है। उदाहरण के लिए तेल रिसाव से प्रभावित क्षेत्रों में सूक्ष्म जीवों तेल को विघटित कर पर्यावरण को शुद्ध करते हैं। यह विधि पर्यावरण अनुकूल तथा अपेक्षाकृत कम खर्चीली है। इसका मतलब क्या है कि पर्यावरण प्रदूषण की समस्या के समाधान हेतु आधुनिक विज्ञान में कई तकनीक भी निकाले गए हैं, जैसे कि जैव उपचार, पादप उपचार, इसमें सबसे प्रमुख है। अब पर्यावरण संरक्षण के लिए काफी कानून भी बनाए गए हैं। जैसे पहले हम समझते हैं जैव उपचार क्या होता है। तो जैव उपचार एक वैज्ञानिक चीज है जिसमें सूक्ष्म जीव का उपयोग करके हम जीवाणु और कवक को हटाते हैं। जैसे कि यह तकनीक विशेष रूप से क्या करता है, मृदा और जल प्रदूषण में ज्यादातर नियंत्रण करता है। जैसे कि मान सकते हो तेल रिसाव में से प्रभावित क्षेत्र में हम सूक्ष्म जीव तेल को विघटित कर देते हैं और पर्यावरण को शुद्ध करते हैं। यह विधि कम खर्चीली भी होती है। अब हम बात करते हैं अगला, पादप उपचार में पौधों का उपयोग प्रदूषकों को अवशोषित, स्थिर या निष्क्रिय करने के लिए किया जाता है। कुछ पौधे भारी धातुओं को अपनी जड़ों और तनों में संचित कर लेते हैं, जिससे मृदा की गुणवत्ता में सुधार होता है। यह तकनीक प्राकृतिक, सुरक्षित तथा दीर्घकालिक समाधान प्रदान करती है। अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में अनेक पर्यावरणीय कानून बनाए गए हैं। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 पर्यावरण की सुरक्षा हेतु एक व्यापक कानून है। इसके अतिरिक्त जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 तथा वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 प्रदूषण नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम और ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम भी लागू किए गए हैं, जिनका उद्देश्य अपशिष्ट के वैज्ञानिक निपटान को सुनिश्चित करना है। इन कानूनों का मुख्य उद्देश्य प्रदूषण को रोकना, प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षण करना तथा सतत विकास को प्रोत्साहित करना है। इनके प्रभावी क्रियान्वयन से पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखा जा सकता है। अतः जैव उपचार, पादप उपचार और सुदृढ़ कानूनी प्रावधान पर्यावरण संरक्षण के महत्वपूर्ण साधन हैं, जिनके माध्यम से प्रदूषण की समस्या को नियंत्रित किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि पादप उपचार क्या होता है, उसमें पौधों का उपयोग किया जाता है इसको अवशोषित, स्थिर और निष्क्रिय करने के लिए प्रदूषण को। इसमें क्या करते हैं कुछ पौधे अपने जड़ों का यूज करके, तनों का यूज करके क्या करते हैं, मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार लाते हैं। अब हम बात करते हैं अपशिष्ट प्रबंधन के लिए हम बहुत सारे कानून बनाए गए हैं यहाँ पर, जैसे कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, साथ में जल प्रदूषण 1974, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, साथ ही अपशिष्ट प्रबंधन नियम, ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम, जो क्या करते हैं, हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। इन कानूनों का मुख्य उद्देश्य क्या है कि प्रदूषण को रोकना, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना, सतत विकास को प्रोत्साहित करना और प्रभावी करना, पर्यावरण संतुलन को बनाए रखना। अतः जैव उपचार, पादप उपचार, सुदृढ़ कानून प्रावधान पर्यावरण संरक्षण के माध्यम से हम अपने पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो जो भी स्टूडेंट्स पॉल्यूशन कंट्रोल एंड वेस्ट मैनेजमेंट का एग्जाम हिंदी लैंग्वेज में देना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए यह क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इनको जरूर पढ़िएगा ताकि एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। और इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप उसे जरूर लिखिएगा। और आपको यह वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर भी करना। और आपके फ्रेंड्स ग्रुप में अगर कोई ग्रुप है तो उस ग्रुप में भी जरूर शेयर करना, ताकि और भी स्टूडेंट्स इसे पढ़कर अच्छे से एग्जाम दे सकें। इसके अलावा जो मैं हर वीडियो में कहता हूँ, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं हर किसी के क्वेश्चन का आंसर जरूर करता हूँ। आप चाहो तो लास्ट रिप्लाई आप किसी को चेक कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय, और अच्छे से एग्जाम दीजिए। ऑल द बेस्ट।